नोट करके और अभ्यास करना है। पहली बात, कुछ उसमें कुछ जो उसके नियम लिखाए हैं, उस नियम के आधार पर जो चीज पढ़ाए हैं वही लिख कर भेज दिए हैं। बहुत विस्तृत रूप से बुक से कोई परिभाषा नहीं दिए हैं। तुम लोगों की सरलता के लिए, आसानी से समझ जाओ, उसका मैं कुछ नियम भेज दिया हूँ और घर पे आपको अभ्यास करना होगा। ठीक, कोई भी यदि वाक्य की संरचना होगी तो उस नियम पर जरूर लगेगा, या तो कर्तृवाच्य, या तो कर्मवाच्य, या तो भाववाच्य ही माना जाएगा। ठीक है, तो उसको खूब अच्छे से नोट कर लेना, अभ्यास करना, क्योंकि उससे परीक्षा में 6 नंबर का सवाल आएगा। वो बहुत महत्वपूर्ण है, वाक्य भी और वाच्य भी। फिर एक बार दोहरान उसका कराऊंगा, लेकिन उसको ध्यान से अभ्यास हमको करना है। ठीक, आज हम कल जो है, कल क्या पढ़ रहे थे गद्य खंड में? गद्य खंड में क्या पढ़ रहे थे कि नेताजी का चश्मा। नेताजी के चश्मे के बाद गद्य खंड में हम राम वृक्ष बेनपुरी का आज रेखा चित्र पढ़ेंगे। कल जो पढ़े हम वह क्या था? नेताजी का चश्मा। हाँ, नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा एक संस्मरण था। आज हम रेखा चित्र को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि ये जो गद्य की प्रमुख विधाएं कौन कौन सी हैं। हम बार बार कभी रेखा चित्र पढ़ते हैं, कभी कहानी पढ़ते हैं, कभी निबंध पढ़ते हैं। तो प्रमुख रूप से नोट करते जाओ। प्रमुख रूप से कॉपी निकालो बेटा, कॉपी निकालो, नोट कर लो। सारी चीजें लिख कर नहीं भेजी जा सकती। कुछ क्लास में बोला जा रहा है, उसको भी नोट किया करो। केवल प्रश्न उत्तर हम भेज सकते हैं। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो बोर्ड पर हम पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उसमें से नोट करो। देखो, गद्य की जो प्रमुख विधाएं हैं वह 6 हैं। पहला नाटक है, दूसरा एकांकी है, तीसरा उपन्यास है, चौथा कहानी है, पांचवा निबंध है और छठवां आलोचना है। लेकिन इसी में गद्य की जो गौण विधाएं हैं, दूसरी बात, जो गौण विधाएं हैं, गौण विधाएं हैं, उनका नाम जान जाओ। ये गौण विधाएं जो होती हैं 10 हैं। सबसे पहले जो है आत्मकथा आता है। आत्मकथा नोट करो बेटा। वही जरा लिखना। आत्मकथा, इसको नोट करते जाओ। आत्मकथा, उसके बाद रेखा चित्र, तीसरा संस्मरण, संस्मरण दिख रहा है, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत। यस सर। यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत, उसके बाद लघु कथा ले जाओ। लघु कथा, उसके बाद रिपोर्टाज, रिपोर्टाज, उसके बाद साक्षात्कार, उसके बाद पत्र साहित्य, उसके बाद 8वां जो है
पत्र साहित्य, उसके बाद सर हाँ गद्य काव्य। सर हाँ बेटा, चलिए क्या है? उसके बाद गद्य काव्य। सर जो लिखवा रहे हैं वो क्या है? ये देखो प्रमुख विधाएं हैं। देखो बेटा, ये हिंदी साहित्य की प्रमुख विधाएं हैं जो 6 हैं: नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध और आलोचना। इससे जो छोटी विधाएं, गौण विधाएं हैं, वे जो हैं हम आपके सामने लिखे हैं। पहला आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, लघु कथा, रिपोर्टार्ज, साक्षात्कार, पत्र साहित्य और गद्य काव्य। और उसके बाद 10वां है जीवनी। जीवनी। हाँ, सबके बारे में संक्षिप्त रूप से बता दे रहे हैं। ये हिंदी की प्रमुख विधाएं हैं। जैसे कोई वृक्ष है तो उस वृक्ष का एक वृक्ष है, तो उस वृक्ष को हम गद्य की प्रमुख विधा मान लें। और ढेर सारे वृक्ष होते हैं, कोई आम होता है, महुआ होता है, पीपल होता है, और उसके अलग अलग फल होते हैं। इसी प्रकार इस गद्य की ढेर सारी ये विधाएं हैं उसी वृक्ष की भांति, और इनका जो है कार्य अलग अलग होता है। जैसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेखा चित्र, तो ये रेखा चित्र का भी एक कार्य है। अब ये नहीं कि जैसे हम नाटक लिखते हैं, आत्मकथा लिखते हैं, संस्मरण लिखते हैं, वैसे रेखा चित्र लिखेंगे, ऐसा नहीं है। सबको लघु कथा है, संक्षिप्त कथा के रूप में लिखेंगे। रिपोर्टार्ज है, यात्रा वृत्तांत करते समय हम आंखों के द्वारा जो चलचित्र होता है उसको हम जब वर्णन करते हैं अपने शब्दों के माध्यम से, तो ये रिपोर्टार्ज कहलाता है। साक्षात्कार है, किसी व्यक्ति का हम साक्षात्कार लेते हैं और उसको कलमबद्ध तरीके से जब हम वर्णन करते हैं तो वह साक्षात्कार हो जाता है। पत्र साहित्य है, पत्र के माध्यम से यदि हम अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं, पत्र के माध्यम से यदि हम अपनी बात व्यक्त करते हैं। गद्य काव्य, गद्य के माध्यम से हम अपनी बात का दोहरान करते हैं या बताते हैं। जीवनी जो है इसी तरह आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेखा चित्र। तो ये जो रेखा चित्र है, पहली बात की वाक्यबद्ध जो है, वाक्यबद्ध जो रचना है। सर रेखा चित्र के नीचे क्या लिखा है? रेखा चित्र के बाद संस्मरण है बेटा। आत्मकथा, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, लघु कथा, रिपोर्टार्ज, साक्षात्कार, पत्र साहित्य, गद्य काव्य और जीवनी। इसको नोट कर लो, चूंकि बुक में नहीं मिलेगा। ये हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं हैं। ये हिंदी जीवनी बता दीजिए। क्या बेटा? हाँ बोलो। जीवनी बता दीजिए, 10वां नंबर। क्या 10वां नंबर जीवनी है? जीवनी है सर बता दीजिए जीवनी को एक बार। तो गॉड विधाएं एक बार बता दीजिए। जीवनी में व्यक्ति के जीवन के बारे में लेखक जो है विस्तृत रूप से वर्णन करता है। और गद्य क्या होता है? तो सबसे पहले तो गद्य जानो कि वाक्यबद्ध रचना का नाम। वाक्य को साहित्यिक बद्ध रचना से यदि हम लिख देते हैं तो वही गद्य होता है। और गद्य की रचना, जिस प्रकार से हम गद्य की रचना करते हैं,
ये आत्मकथा के रूप में, रेखाचित्र के रूप में, संस्मरण के रूप में, यात्रा वृत्तांत के रूप में, लघुकथा के रूप में, रिपोर्टाज के रूप में, साक्षात्कार के रूप में, पत्र साहित्य के रूप में, गद्य काव्य के रूप में और जीवनी के रूप में। ये हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं हैं। सारे बच्चे नोट कर लें। प्रमुख रूप से जो विधाएं हैं, गौण रूप से जो विधाएं हैं, दोनों का मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, इसको ध्यान से लिख लें। आज हो गया। सर गौण विधायक को बता दीजिए। देखो, उपन्यास एक ऐसी विधा है जो काल्पनिक रूप से, कोई भी लेखक काल्पनिक रूप से लिखता है, कल्पना के माध्यम से अपनी बात साहित्यिक भाषा में लिखता है और हम उसका अध्ययन करते हैं। इसके प्रमुख लेखकों का नाम यहाँ बताना उचित नहीं है, ठीक है, आप इसका जान जाए, समय ज्यादा लग जाएगा, समय का भी अभाव है। और नाटक में पात्रों के द्वारा रंगमंच पर नाटक किया जाता है। नाटक में कहानी जो है लघु होती है, छोटी होती है, भावात्मक होती है। कहानी को पढ़ते समय हमारे मन में क्या जो भाव है हमेशा आगे पढ़ने के लिए व्याकुल रहता है। और एकांकी जो होता है एक अंग का होता है, किसी के जीवन का एक अंग, तो उसकी अच्छाई है, उसका वर्णन करना एकांकी कहलाता है। किसी एक अंग का घटना, इसमें बहुत विस्तार नहीं होता, किसी एक अंग को लेकर घटना बताई जाती है। अब हम पढ़ेंगे कि राम वृक्ष बिनपुरी एक रेखा चित्र है। इस रेखा चित्र, ध्यान से सुने, समय का अभाव भी है, कि इस लेखक का संक्षिप्त जीवन परिचय पहले जान जाए। सबसे पहली बात कि ये सर, ये जीवनी के ऊपर क्या लिखा है? क्या बेटा? जीवनी के ऊपर गद्य काव्य, गद्य काव्य, गद्य काव्य, उसके बाद जीवनी। सर 6वें नंबर पर क्या लिखे हैं? फिर से एक बार सुन लो बेटा। रिपोर्टाज। प्रमुख गद्य की जो विधाएं हैं, पहला है नाटक, दूसरा एकांकी, तीसरा उपन्यास, चौथा कहानी, पांचवा निबंध, छठवां आलोचना। गौण जो विधाएं हैं जो इससे छोटी, पहला आत्मकथा, दूसरा रेखा चित्र, तीसरा संस्मरण। हम संस्मरण भी पढ़ चुके हैं, आज हम रेखा चित्र पढ़ने जा रहे हैं। यात्रा वृत्तांत, यात्रा करते समय जब लेखक अपने आंखों के द्वारा जो चीज चलचित्र के माध्यम से देखता है, अपने आंखों के माध्यम से देखता है और उसका कलात्मक रूप से अपने शब्दों के माध्यम से वर्णन करता है, वो रेखा चित्र कहलाता है। लघु कथा, रिपोर्टाज, साक्षात्कार, पत्र साहित्य, रिपोर्टाज एक बार बता दीजिएगा। जीवनी। क्या बेटा? रिपोर्टाज का मतलब जब लेखक यात्रा वृत्तांत करते समय अपने आंखों से देखता है और उसको कलमबद्ध तरीके से उसका क्या कर देता है, लेखन कर देता है, वर्णन करता है। कलम त्रंत से उसका क्या मतलब? क्या जो कलम त्रंत बोले, सर जो कलम बोले वो उसका क्या मतलब है? कलमबद्ध तरीके से मतलब कलम से, अपने कलम से लिख देता है और उसको हम पढ़ते हैं। समझ रहे हैं बेटा? कलम से लिखा हुआ, अपने कलम से ही लिखेगा कोई चीज। बाय बाय सर। ठीक है। हाँ, अब सुनो। अब नंबर क्या है सर? 7th वाला बता दीजिए। क्या? कृष्णा, सर 7th वाला। सेवेंथ वाला साक्षात्कार।
ये साक्षात्कार है। हम जब साक्षात्कार लेते हैं और उस साक्षात्कार का हम वर्णन करते हैं, कोई साक्षात्कार कराता है, किसी का साक्षात्कार लेकर उसका वर्णन। सुनो, अब इसको ध्यान से सुनो बेटा। कल क्या पढ़ा हुआ है? राम वृक्ष बेनपुरी कल क्या पढ़ाए थे? जो का चश्मा इस रेखा खत्म हो गया है। रेखा चित्र के माध्यम से बाल गोविंद भगत का वर्णन चल किया गया है। वो उनके बारे में अपने आंखों से, प्रत्यक्ष रूप से अपने आंखों से देखकर उस व्यक्ति का वर्णन करना, यह ही रेखा चित्र है। कि इस लेखक का थोड़ा सा जीवन परिचय जान जाएं कि आधुनिक युग के निबंधकारों में, पहली बात कि ये आधुनिक युग कहाँ से आया, तो हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और ये आधुनिक काल में ही ये गद्य की विधाएं पाई जाती हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज जानने की है कि आधुनिक काल में ही ये गद्य की विधाएं पाई जाती हैं। नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध और आलोचना, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, लघु कथा, रिपोर्टार, साक्षात्कार और पत्र साहित्य, गद्य काव्य और जीवनी, ये आधुनिक काव्य आधुनिक युग में ही पाई जाती हैं। तो सबसे पहली बात कि ये जो कवि हैं राम वृक्ष बेनपुरी, आधुनिक युग के निबंधकारों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनका जो जन्म है मुजफ्फरपुर जिला, यानी मुजफ्फरपुर जिला का मतलब बिहार में, बिहार के बेनीपुर गांव में सन 1899 ईस्वी में हुआ। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो जाता है और सन 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भाग ले लेते हैं और गांधी जी के दर्शन से इतना प्रभावित होते हैं कि गांधी जी के साथ ये लग जाते हैं। और क्योंकि गांधी जी के साथ लग जाते हैं तो अनेक बार ये जेल में भी गए होंगे, जेल में भी गए हैं। और सन 1968 ईस्वी में ऐसे महान विभूति का जो जीवन की माला है, जो जीवन रूपी धागा है, वो क्या होता है, टूट जाता है, अर्थात टूट हो जाती है। इनकी जो रचनाएं हैं ये 15 ही वर्ष में, मैंने छोटे जब थे, 15 वर्ष की आयु, तुम लोगों की एज के ही जब थे, तो ये क्या करते थे, पत्र पत्रिकाएं लिखा करते थे। इन्होंने बालक, तरुण भारत, किसान मित्र, नई धारा आदि में इन्होंने भाग लिया। और इनकी जो भाषा शैली थी बहुत ही ओजपूर्ण थी, सशक्त थी। और ये जहां जाते थे इतना इनका अध्ययन था कि जिस प्रांत में जाते थे उसी प्रांत के शब्दों का प्रयोग करते थे। इनकी भाषा खड़ी बोली में प्रायः पाई जाती है। बाल गोविंद भगत के द्वारा जो रेखा चित्र है, इसमें लेखक ऐसे व्यक्ति के चरित्र का उद्घाटन किया है जो अपने क्षेत्र का लोकनायक है और जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। पाठ का सार थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से जान जाएं। सर ये यात्रा वृत्तांत है। स्नेहा गुप्ता, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनो। बाल गोविंद भगत के लेखक का जो नाम है राम वृक्ष बेनपुरी है। इस रेखा चित्र के माध्यम से उन्होंने एक ऐसी सन्यासी का वर्णन किया है, ऐसे सन्यासी व्यक्ति का वर्णन किया है जो वेशभूषा वाह्य आडंबर से सन्यासी तनिक भी नहीं लगता। लेकिन लेखक के अनुसार सन्यासी होने का जो आधार है वह मानवीय जीवन के प्रति प्रेम था। ऐसा लेखक का मानना है कि वह वर्ण व्यवस्था और सामाजिक रूढ़ियों का विरोधी था। इस रेखा चित्र के माध्यम से हमें ग्रामीण जीवन की जो झलक है
वह बहुत ही खूबसूरत तरीके से देखने को मिलती है। पहली बात कि वह जो बाल गोविंद भगत था कैसा, तो लेखक बचपन में तो अपने को खुद, एक बात लेखक के बारे में जान जाओ कि लेखक बचपन में स्वयं को पक्का ब्राह्मण मानता था। वह ब्राह्मण की पहचान करने वाले सभी क्रियाकलाप को करता था। वह इस बात पर विश्वास करता था कि ब्रह्म का ज्ञाता केवल ब्राह्मण होता है। लेकिन एक तेली के आगे लेखक का गर्व जो लेखक का जो सर है वह गर्व से ऊंचा सिर रहता था, लेकिन कहाँ उसका सिर झुकता था। तो वह मानता है कि जब तेली एक जाति है जिसके सामने यदि उसका सर सामने पड़ जाता था किसी यात्रा के दौरान, तो उसका सर झुक जाता था। बाल गोविंद भगत 60 वर्ष के, अब देखो बाल गोविंद भगत को देख लो। बाल गोविंद भगत जो है 60 वर्ष के, मझोले कद के, गोरे चिट्ठे वाले व्यक्ति थे। 60 वर्ष से ऊपर आई थी, गोरा चिट्ठा व्यक्ति था। वे केवल कमर में एक लंगोटी तथा कबीर पंथियों वाली कनपट्टी टोपी पहनते थे। सर्दियों में एक काली कमरी ओढ़ लेते थे। सर्दी जब पड़ती थी तो एक कमला जो है ओढ़ लेते थे। मस्तक पर रामानंदी चंदन का टीका, रामानंद जी जैसा चंदन का टीका, हर पंथ में एक टीका से ही हम पहचान जाएंगे कि यह किस पंथ का पुजारी है। टीका जो लोग लगाते हैं और जो लोग भक्त हैं, तो वह दूसरे भक्त को ऐसे ही पहचान जाएगा कि यह किस पंथ का साधु है। बात समझ रहे हो? तो यहाँ गले में तुलसी की जड़ों की माला पहनते थे। बाल गोविंद एक गृहस्थ व्यक्ति थे। उनका बेटा बहू, उनके बेटा और एक बहू थी, एक ही बेटा एक ही बहू थी। वे खेती बाड़ी का काम करते थे। बाल गोविंद भगत जो है गृहस्थ होने के बावजूद भी साधु प्रवृत्ति के थे। वे कबीर की मान्यताओं को बहुत मानते थे। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कबीर की मान्यताओं को मानते हैं, गृहस्थ जीवन में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और उन्हीं के गीतों को गाते थे। किसके? कबीर दास जी के ही गीतों को गुनगुनाते रहते थे और कबीर दास को वो साहब मानते थे। कबीर की मान्यताओं के अनुसार बाल गोविंद भगत कभी झूठ नहीं बोलते थे, न ही किसी चीज को हाथ लगाते थे और न ही कोई सामान दूसरे का बिना पूछे लेते थे। कभी नहीं लेते थे, बिना पूछे दूसरे का सामान स्पर्श तक नहीं करते थे। हर चीज पर बाल गोविंद भगत यह मानते थे कि साहब यानी कबीर दास का ही अधिकार है, साहब का ही अधिकार है। वे अपने खेतों की पैदावार को सिर पर रखकर कबीर मठ में ले जाते थे और कबीर मठ से जो प्रसाद के रूप में मिलता था उसी अन्न को लाकर अपने घर का जीवन यापन करते थे। ऐसी मान्यता लेखक के द्वारा उस बाल गोविंद भगत का हमें पढ़ने को मिल रहा है। और लेखक बाल गोविंद भगत के गायन पर मुग्ध था। दूसरी बात कि लेखक जो है गायन पर, बाल गोविंद भगत के गायन पर मुग्ध था। उनका गायन सदा सबको सुनने को मिलता था। आषाढ़ आते ही खेतों में धान की रुपाई शुरू हो जाती थी। पूरे गांव के आदमी, औरतें, बच्चे ये क्या करते थे? खेतों में दिखाई देते थे और खेतों में रुपाई करते समय हर किसी के कानों में गाने का स्वर गूंज जाता था। पूरे गांव के आदमी, औरतें, बच्चे खेती में मन गाना सुनकर, बाल गोविंद भगत का गुनगुनाना कबीरपंथी गाना सुनकर सारे लोग श्रद्धा पूर्वक मन से कार्य में जुट जाते थे। उनके कंठ से निकला एक एक शब्द ऐसा लगता था जैसे कुछ ऊपर से हमें ऊर्जा प्रदान कर रहा हो। और
व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने कार्यों को मनोभावों के द्वारा अच्छे से करने लगता था। भादों की अंधेरी रातों में पिया के प्यार से गीत गाते थे। इन गीतों के अनुसार पिया साथ होते हुए भी प्रियतमा अपने को अकेली समझती है, इसलिए बिजली की चमक से चौंक उठती। जब सारा संसार सो रहा होता, उस समय बाल गोविंद का संगीत जाग रहा होता था, ऐसा लेखक का मानना है। बाल गोविंद कार्तिक से फागुन तक प्रभाती गाया करते थे। प्रभाती का मतलब कि सुबह उठना, 4 बजे उठना और गांव में घूमकर फेरा लगाना और फेरा लगाकर अपने गीतों को गाकर सुनाया करते थे। वे सुबह अंधेरे में 2 मील चलकर नदी स्नान करते थे। वापसी में जब वे आते थे तो बाहर ही पोखरा था, वे पोखरे पर अपनी खजड़ी लेकर बैठ जाते और गीत गाने लगते थे। लेखक को देर तक सोने की आदत थी, परंतु एक दिन उसकी आंखें जल्दी खुल गई। वे माघ के दिन थे। बाल गोविंद का जो संगीत है, खजड़ी क्या है? वो हाथ में लेकर बजाया जाता है बेटा। खजड़ी क्या है? अरे बेटा, वो हाथ में लेकर झुनझुना बजाया जाता है। झुनझुना? हाँ, झुनझुना समझ रहे हो ना? खजड़ी नहीं समझ रहे तो झुनझुना समझ रहे हो? हाँ? कुछ लोग गाने के लिए हाथ में बजाया करते हैं ना, तो हाथ में लेकर ऐसे बजाया करते थे। मदारी जो है क्या बजाता है? डमरू बजाता है। और कोई साधु संत क्या बजाता है? खजड़ी बजाता है। वो लकड़ी का बना होता है, उस लकड़ी में लोहे के गोल गोल बनाकर डाला जाता है और हाथ में लेकर ऐसे ऐसे नारद जी, अब बात समझ में आ गई? यस। और माथे पर बाल गोविंद का संगीत लेखक को गांव के बाहर पोखरे पर ले गया। वे अपने संगीत में बहुत मस्त थे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, लेकिन लेखक ठंड के मारे कांप रहा था। देखो, उस समय लेखक ठंड के मारे कांप रहा था, लेकिन गर्मियों में उमस भरी शाम को वे अपने गीतों से शीतल कर रहे थे। ये शब्द का चमत्कार है। और उनके गीत लोगों के माध्यम से होते हुए तन पर हावी हो जाते थे। वे भी बाल गोविंद की तरह मस्ती में नाचने लगते थे। उनके घर का आंगन संगीत भक्ति से ओत-प्रोत हो जाता था। सब लोगों ने बाल गोविंद भगत की संगीत साधना की चरम सीमा उस दिन देखी, जिस दिन उनका एक इकलौता बेटा था और वह बेटा मानसिक रूप से कमजोर था और उस बेटे का क्या होता है कि देहांत हो जाता है। उनका बेटा दिमागी रूप से कमजोर था, लेकिन उसकी जो बहू थी वह बहुत ही सुशील थी। उसके आते ही उसके बाल गोविंद भगत के सारे घर के काम कार्य को बहुत अच्छे से संभाल लेती। लेकिन बाल गोविंद भगत ने जिम्मेदारी से काफी सीमा तक उस बहू ने दूर कर दिया था। जिस दिन बाल गोविंद का लड़का मरा, सारा गांव उसके घर पर इकट्ठा हुआ, लेकिन बाल गोविंद को देखकर सभी लोग हैरान थे। अब देखो क्यों हैरान थे कि उन्होंने अपने बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाया। बहुत ध्यान से सुनो, परीक्षा में आता है। बाल गोविंद क्या करता है कि वह चटाई पर लिटाता है और उस पर सफेद कपड़ा दे रखता है। कुछ फूल और तुलसी के पत्ते उस पर बिखेर रहे थे। पास में ही वे आसन पर बैठे गीत गा रहे थे। कमरे में उसकी पुत्र बैठकर रो रही थी। वे बीच बीच में उसे चुप कराते और कहते कि रोना नहीं चाहिए। क्यों रोना नहीं चाहिए? कि यह समय तो उत्सव मनाने का है। कौन कहता है उत्सव मनाने का है? बाल गोविंद भगत। यह समय रोने का नहीं है, उत्सव मनाने का है। और उनके बेटे की आत्मा जो है परमात्मा से मिल गई। बेटे का क्रियाकर्म अपने बेटे की बहू से करवाया था। एक बात
दूसरी बात कि मरने के बाद कहता है कि यह जो आत्मा है परमात्मा से मिल गई, इसमें रोने की कोई बात नहीं है। अपने बहू को समझाते हुए कहता है कि इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। ये जो जीवात्मा है, आत्मा है, ये तो परमात्मा से मिल गई। ये तो उत्सव मनाने का समय है, हमें उत्सव मनाना चाहिए, न कि रोना चाहिए। और अपने बगीचे से उस अपने बेटे के शव पर सफेद चादर उड़ा देता है, अपने बगीचे से फूल तोड़कर, तुलसी तोड़कर चढ़ा देता है और उत्सव मनाता है। ऐसा देखकर, ओ भाई, ऐसा देखकर गांव के लोग बहुत ही हैरान रह गए। और वह बाल गोविंद भगत जो है अपने लड़के से ही, अपने लड़के की मृत्यु के बाद अपने पतोह से ही वह क्या करता है, पूरा क्रियाकलाप कराता है। और क्रियाकलाप कराने के बाद क्या करता है कि अपने उस समय के जो रीति रिवाज थे, ऐसा नहीं था। उस समय का जो रीति रिवाज था उसका यहाँ विरोध कर रहे हैं और अपने ही बहू से, अपने ही बेटे का क्रियाक्रम कराते हैं। क्रियाक्रम कराने के बाद उसे शादी करने को भी कहते हैं, लेकिन वो कहती है कि आपके बुढ़ापे में कौन आपका साथ देगा, मैं शादी नहीं करना चाहती, आपका सेवा करना चाहती हूँ। लेकिन एक बाल गोविंद भगत शर्त रख देते हैं, यदि तुम शादी नहीं करोगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा, या तो तुम नहीं रहोगी या तो मैं नहीं रहूंगा। दो विकल्प सामने रखते हैं। अंततोगत्वा उसके घर वालों को बुलाकर बहू को विदा कर देते हैं। अंत में इसमें जो है बाल गोविंद भगत, हाँ बेटा बोलो, समय अभाव है बेटा, बोलो, ध्यान से सुनो। बाल गोविंद भगत अपने कारण बहू का जीवन खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए क्या किए, शादी कराने के लिए प्रेरित कर रहे थे। वे घर छोड़ने की भी धमकी दे दिए। अपने पिता के घर वह लड़की गई तो वो घर छोड़कर चले जाएंगे, ऐसा उन्होंने धमकी दिया। यह बात सुनकर बहू अपने घर चली गई। अंत में बाल गोविंद भगत के स्वभाव के अनुरूप ही उनकी मृत्यु हुई। वे प्रतिवर्ष पैदल चलकर गंगा के स्नान किया करते। गंगा स्नान के बहाने वे संतों से मिलते। गंगा उनके गांव से 30 कोस दूर थी। वे घर से ही खा पी कर गंगा स्नान के लिए चले जाते और उनके आने के 4 दिन लग जाते थे। अब वे बूढ़े हो गए, लेकिन उनका लंबा उपवास और गायन लगातार चलता रहा। हाँ बेटा, सर थोड़ा साइड हो जाइए, दिखाई नहीं दे रहा है। क्या देखना है, सुनना है। हाँ, अंत में सुन लो। इस बार वे जब गंगा स्नान से लौट कर आए तो उनकी तबीयत खराब थी। बुखार में भी वह नियमित व्रत किया करते थे। लोगों ने उन्हें समझाया कि आराम करने की जरूरत है, परंतु वे इस बात को टालकर हंस जाते थे। हंसने के बाद वे संध्या समय गीत गाया करते थे, लेकिन रात में बाल गोविंद भगत की जो जीवन की माला का धागा था वह क्या होता है, टूट जाता है। अर्थात लोगों को सुबह बाल गोविंद भगत के गीतों का स्वर सुनाई नहीं दिया तो उन्होंने देखा कि उनके शरीर से आत्मा निकलकर परमात्मा से मिल गई थी। यही इस पाठ में हमें बतलाया गया है। इसके कुछ कठिन शब्दों को आप दोहरान करेंगे, हम कुछ कठिन शब्दों को भी अर्थ लिख कर भेजेंगे, इसका प्रश्नोत्तर लिख कर भेजेंगे और इसके बाद इन दोनों को लिख कर भेजेंगे। तो अगली बार आप लोग पूरे
2-3 दिन में इसका नोट बना लेंगे। उसके बाद कृतिका से हम पढ़ाएंगे शिव पूजन सहाय जी का माता का आंचल। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमको 3 बुकें पढ़नी है। पहली तो पद्य खंड क्षितिज का पद्य खंड पढ़ना है, काव्य खंड, गद्य खंड, दूसरा गद्य खंड पढ़ना है और तीसरा कृतिका है। और कृतिका से खंड गौ पढ़ना है जिसमें शिव पूजन सहाय जी को पढ़ना है, माता का आंचल इन्होंने लिखा। कमलेश्वर जी को पढ़ना है, जॉर्ज पंचम की नाक उन्होंने लिखा। अज्ञे जी को नहीं पढ़ना है और मधु काकरिया को पढ़ना है, साना साना हाथ जोड़। ये 3 चीज हमें सिलेबस में नहीं था, को पढ़ना है। इसकी एक मोटी सी कॉपी बनाएंगे और जो मैं मैटर भेज रहा हूँ उसको अच्छे से लिखेंगे। परीक्षा के लिए, परीक्षा की दृष्टि से मैं प्रश्नोत्तर बनाकर भेज रहा हूँ। आपको वह परीक्षा में काम करेगा। ठीक है, ठीक है बेटा। और इस पाठ को एक बार जब आप दोहरान करेंगे, बाल गोविंद भगत को पढ़ेंगे तो सारा जो कथा का सार, इस रेखा चित्र का जो मैंने पाठ का सार बताया है वो आपको समझ में आने लगेगा। सारे बच्चे इसको ध्यान से, ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर। क्या देख रहे हो, सुन रहे हो ध्यान से कि कुछ देख रहे हो? सुन रहे सर। तो सुन रहे हो तो सुन रहे, इसको ध्यान ध्यान से से पढ़ोगे तो लगातार। मेरी हर बताई हुई बात समझ में आ जाएगा। ठीक है। ठीक और सर। जो व्याकरण सर। हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो। सर निस्तबद्धता क्या होता है? क्या? सर निस्तबद्धता। हेलो हेलो सर। हाँ बोलो, समझ में नहीं आ रहा है? सर हेलो? निस्तबद्धता। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? सर आपकी आवाज आ रही है। सर निस्बंधिता मतलब होता है सन्नाटा बेटा। इसका अर्थ है सन्नाटा। लिख लो, सन्नाटा, सुनसान। अब मेरी आवाज सुनाई दे रही है? निस्तबद्धता का मतलब होता है बेटा सन्नाटा। नोट कर लो, नोट कर लो। किसने पूछा? इसका अर्थ समझ में आया? मैंने क्या बताया? बोलो बेटा। निस्तबद्धता का मतलब होता है सन्नाटा। लिख लो। किसने पूछा? किसने पूछा सर बेटा? तुलसी दल। सर स्नेहा गुप्ता। हाँ बहुत अच्छा, लिख लो बेटा। अर्थ लिख लो सन्नाटा, अर्थ लिख लो। और सर इसको तुलसी दल। घर पे बेटा इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद प्रश्नोत्तर इसका हम बताएंगे, लिख कर भेजेंगे। और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे परीक्षा में पूछ दिया गया कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की, तो हमें क्या लिखना होगा? किस तरह लिखना होगा कि भगत का एक बेटा था जो हमेशा बीमार रहता था, एक दिन वह मर गया